हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज करियर एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज करियर एकेडमी पे दृष्टि करंट अफेयर ईयरली का सेशन चल रहा था। 4 सेशन हो चुका था, पेज नंबर 1 से लेके 72 तक। अब पेज नंबर 73 से लेके 97 तक बचा हुआ है इसमें। तो वो उसमें छांटना पड़ेगा, बहुत मटेरियल बहुत ज़्यादा है, उसमें आने वाले क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, तो उसे बाद में पढ़ाया जाएगा। अभी जो इम्पोर्टेंट है उसे पढ़ाते हैं। अब पेज नंबर 98 से आगे देखते हैं फर्दर, बाद में इसको पढ़ाएंगे। इसमें काफ़ी छांटना पड़ेगा, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज वैज्ञानिक का परिदृश्य। पेज नंबर 98 से शुरू होगा और कहाँ तक जाता है देखते हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों। वैज्ञानिक परिदृश्य, रक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा एवं पर्यावरणीय विज्ञान संबंधी अद्यतन घटनाक्रम की प्रस्तुति। दोस्तों, सबसे पहले इसरो का RLV स्लैश LEX विमान मिशन 2 अप्रैल 2023 को दोबारा उपयोग में लाए जा सकने वाले प्रक्षेपण यान का स्वतः लैंडिंग मिशन सफलतापूर्वक संचालित किया गया। इसने DRDO और भारतीय वायुसेना के सहयोग से एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ATR चित्रदुर्ग कर्नाटक से इस मिशन का संचालन किया गया। ये विश्व में पहली बार हुआ जब एक पंख वाले यंत्र को हेलीकॉप्टर द्वारा 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया और रनवे पर स्वतः लैंडिंग करने के लिए छोड़ा गया। RLV ने भारतीय वायुसेना के एक चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा 4.5 किमी ऊंचाई तक उड़ान भरी। अब ये चिनूक हेलीकॉप्टर इसे अमेरिका द्वारा अक्टूबर 2019 में दिया गया 21 में दिया गया था भारत को। तो ये चिनूक हेलीकॉप्टर पूछ सकता है, चिनूक हेलीकॉप्टर की जगह कोई और हेलीकॉप्टर का नाम दे सकता है, तो इसको याद रखें, इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। बस इसमें इतना ही, आगे देखते हैं। LBM-3 वन वेब इंडिया 2 मिशन 26 मार्च 2023 को इसरो के LBM-3 प्रक्षेपण यान की लगातार छठी उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इसे SDSC SHAR शेयर हरिकोटा के द्वितीय लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया। इसके तहत वन वेब ग्रुप कंपनी के 36 उपग्रह को 450 किलोमीटर वाली वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया गया। इसमें एक और पढ़ लेते हैं। इस मिशन के तहत LBM-3 कुल 5805 किग्रा वजनी पेलोड को अपने साथ ले गया। ये इंपॉर्टेंट है, कितना वजनी है, और ये इस व्हीकल का नाम याद करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरान 1 22 मार्च को विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरान फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका के कैंप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया, परंतु यह रॉकेट पृथ्वी की निम्न कक्षा पहुंचने में विफल रहा। ये इंपॉर्टेंट, विफल रहा है, तो विफल रहा है तो उसके बारे में कोई जानकारी ज़रूरत नहीं। आगे देखते हैं। मेगाट्रॉपिक्स 1 की नियंत्रित पुनर्प्रवेश सफल। 7 मार्च 2023 को सीमामुक्त किए गए मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह का पृथ्वी की वायुमंडल में नियंत्रित पुनः प्रवेश सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। इसके बाद इस उपग्रह को प्रशांत महासागर में उतारा गया। उष्णकटिबंधीय मौसम और जलवायु अध्ययन करने के लिए इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक सहयोगी प्रयास के रूप में उपग्रह को 12 अक्टूबर 2011 को प्रक्षेपित किया गया था। इसका प्रक्षेपण PSLV C-18 के द्वारा किया गया था। दोस्तों, आपको याद होगा जब मंगलयान गया था दिसंबर में, 6 दिसंबर या 13 दिसंबर 2013 को ही गया था, तो उस समय C-25 से गया था वो। तो जो मेन जाता है उपग्रह या सैटेलाइट जो भी छोड़ा जाता है, उसके जो प्रक्षेपण यान है उसको भी याद करना पड़ेगा। जो लेटेस्ट है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। मूलतः इस उपग्रह का जीवन काल 3 वर्ष का निर्धारित है, तथापि उपग्रह 2021 तक उपयोगी आंकड़े उपलब्ध कराता रहा है। इसरो ने इस उपग्रह को अंतरिक्ष कचरे को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत पृथ्वी पर उतारा है। चूँकि दोस्तों आपको याद होगा 27 मार्च 2019 को एंटी सैटेलाइट उपग्रह भारत ने बनाया था। पहली बार अपने सैटेलाइट को, जो अनुपयोगी सैटेलाइट है, उसको स्पेस में ही उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। इससे क्या होता है कि अपने जो अनुपयोगी उपग्रह हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो स्पेस में जगह हो जाती है। लेकिन इस डिस्ट्रॉय से हमारा जो है स्पेस में इलेक्ट्रॉनिक कचरा बहुत फैल जाता है, जो बहुत हानिकारक होता है। इसलिए इसको प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए इंडिया ने एंटी सैटेलाइट का प्रयोग ना करके इसे नीचे उतारा।
ये भारत के लिए भी बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं, बृहस्पतिवार सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह। 3 फरवरी 2023, याद भी रखें, डेट भी पूछ लेता है एग्जाम में। 23 को की गई अनुसार वैज्ञानिकों ने बृहस्पति के 12 नए उपग्रहों की खोज की गई है। नासा के अनुसार वर्तमान में बृहस्पति के कुल उपग्रहों की संख्या बढ़कर 95 हो गई है। इस प्रकार बृहस्पतिवार सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बन गया है। यहाँ तक ग्रह बन गया। आगे देखें, SSLV D2 EOS 07 मिशन। 10 फरवरी 2023 को SSLV की द्वितीय विकासात्मक उड़ान और संपन्न हुई। इस मिशन को SSLV D2 EOS 7 मिशन नाम दिया गया। मिशन के तहत SSLV D2 का आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर सार के प्रथम लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया। मिशन के तहत SSLV के माध्यम से 3 उपग्रहों को उनकी अभिष्ट कक्षाओं में प्रक्षेपित किया गया। देखते हैं कौन सी है। ये 3 उपग्रह हैं EOS 07, जानूस 1, आजादी सैट 2। इसके बारे में देखते हैं पहले। EOS 7 इसरो द्वारा डिजाइन एवं विकसित एक भू प्रक्षेपण उपग्रह है। इस उपग्रह का वजन 156.3 किग्रा है। जानूस 2, ये दूसरा उपग्रह कौन सा? जानूस एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक स्मार्ट उपग्रह मिशन है। ये अमेरिकी कंपनी एंटारिस का उपग्रह है। जानूस 1 10.2 किग्रा वजनी उपग्रह है। जानूस 1 विश्व का प्रथम क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह है। तो जानूस 1 क्या है? विश्व का प्रथम क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह। ये भी देखना हो, विश्व का प्रथम आता है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे देखें, आजादी सेट 2 चेन्नई स्थित भारतीय एरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स इंडिया द्वारा निर्मित उपग्रह है। इस उपग्रह का वजन लगभग 8.8 किग्रा है। विश्व में यह प्रथम अवसर था जब ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबद्ध 750 छात्रों ने साथ मिलकर किसी उपग्रह के निर्माण में योगदान दिया। सभी महिला अवधारणा के साथ यह अपनी तरह का एक पहला अंतरिक्ष मिशन था जिसका उद्देश्य स्टेम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में महिलाओं को बढ़ावा देना है। अब देखें आगे, अमीरात चंद्र मिशन। 11 दिसंबर 2022 को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैंप कैनरवेल स्पेस फोर्स स्टेशन से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा अमीरात चंद्र मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। चंद्रमा की तरह से लैंड करने के लिए लक्षित यह पहला अरब मिशन है। इस मिशन के तहत राशिद रोवर को अप्रैल 2023 में चंद्रमा से उत्तर पूर्व में स्थित एटलस क्रेटर पर उतारा जाएगा। मतलब ये राशिद रोवर कब उतरेगा? अप्रैल 2023। तो अप्रैल का महीना चल रहा है, उतरने वाला भी तो उतरा नहीं है, उतरने वाला। कुर्सी के आकार का ये राशिद रोवर का नाम याद रखें, राशिद का वजन लगभग 10 किग्रा है। यह मिशन पूर्णतः 100% अमीरात इंजीनियरों के एक दल द्वारा यूएई में डिजाइन एवं निर्मित किया गया है। इस मिशन हेतु दुबई स्थित मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर, अच्छा ये राशिद इसीलिए इसका नाम राशिद रोवर है, स्पेस सेंटर का नाम है राशिद और ये राशिद रोवर ने जापान की एक निजी कंपनी आई स्पेस इंक के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षरित किया। अगला देखते हैं, मिशन डियर मून। दिसंबर 2022 में यूसाकू माएजावा ने पहले नागरिक चंद्र पर्यटन मिशन के लिए विश्व भर के 10 मशहूर हस्तियों के चयन की घोषणा की। चयनित यात्रियों में एक भारतीय देव जोशी भी शामिल है। देखते हैं कौन कौन है। देव जोशी इम्पोर्टेंट है, 10 हैं, 10 बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, ये 10 याद कर लेंगे। और देव जोशी देखें कहाँ, देव जोशी भारत अभिनेता है, ये याद रखेंगे। भारत के जो होने से मतलब, और जब बाकी 10 बस इतना काफ़ी। मिशन में शामिल देव डी जोशी भारतीय अभिनेता एवं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। इनमें भारतीय सुपर हीरो बालवीर का किरदार निभाने के लिए जाना जाता है। इस मिशन की घोषणा सर्वप्रथम वर्ष 2018 में की गई थी और से 2023 में लॉन्च किए जाने का प्रस्ताव है। परियोजना के अंतर्गत स्पेस एक्स के स्टारशिप अंतरिक्ष यान का उपयोग इस निजी उड़ान के लिए किया जाएगा।
मिशन में शामिल सदस्य अंतरिक्ष यान में सवार होकर चंद्रमा की कक्षा में उसका परिक्रमण करेंगे। तत्पश्चात ये मिशन वापस पृथ्वी पर लौट आएगा। इस मिशन के तहत सदस्य चंद्रमा की सतह पर नहीं उतरेंगे। चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे ये ऑप्शन दे सकता है, तो नहीं उतरेंगे, सही बात। आगे देखते हैं नासा चंद्र मिशन, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। आर्टेमिस सेकेंड नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का द्वितीय प्रस्तावित मिशन है। वर्ष 1972 में अपोलो 17 के बाद ये चंद्रमा हेतु पहला मानव युक्त मिशन होगा। 3 अप्रैल 2023 को नासा ने आर्टेमिस सेकेंड चंद्र मिशन पर जाने वाले 4 यात्रियों के नाम की घोषणा की। ये 4 अंतरिक्ष यात्री हैं रिड वाइजमैन, विक्टर ग्लोबर, क्रिस्टीना हैमक कोच, जेरेमी हैंसन। क्रिस्टीना सच कोच इंद्र मिशन पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी। क्रिस्टीना कोच ये ध्यान रखें। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में क्रिस्टीना कोच के नाम अंतरिक्ष में किसी महिला द्वारा सबसे लंबे 328 दिन एकल अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड दर्ज है। अंतरिक्ष में एक चंद्र पे जाएंगे, ठीक। साथ वह पहली पूर्णतः महिलाओं द्वारा की गई स्पेस वॉक में भी शामिल थी। सबसे लंबा अरब अंतरिक्ष मिशन, अप्रैल 2022 में MBRSC ने सबसे लंबे अरब अंतरिक्ष यात्री मिशन की घोषणा की है। ISS हेतु 6 माह लंबा यह मिशन 2 मार्च 2023 को लॉन्च किया गया। नासा के तत्वाधान में स्पेसएक्स के क्रू 6 मिशन के संघ के रूप में एक अमीराती अंतरिक्ष यात्री सुल्तान अल नयादी को ISS पर भेजा गया। ये दूसरा अवसर था जब अंतरिक्ष अन्वेषण में हेतु UAE द्वारा किसी अमीराती अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजा गया। हज्जा अल मंसूरी अंतरिक्ष में जाने वाली UAE के प्रथम व्यक्ति हैं। ये प्रथम है और दूसरे कौन है? सुल्तान अल नयादी। इन दोनों का नाम याद रखना पड़ेगा। आगे देखते हैं। उल्लेखनीय वर्ष 2021 में UAE अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत पहली महिला अरब अंतरिक्ष यात्री के रूप में नोरा अल मतरूसी का चुनाव करने की घोषणा की गई थी। अब आगे देखें PSLV। ये देखिए PSLV की शुरुआत कहाँ से कहाँ हुई, अभी कहाँ तक पहुँचा। PSLV 55 भी पहुँच चुका है। PSLV C54 EOS 06 मिशन 26 नवंबर 2022 को भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV की 56वीं उड़ान 2 विफल हो गई थी, इसलिए 56वीं है कि सफलतापूर्वक संपन्न हुई। PSLV C54 ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर सार के प्रथम लॉन्च पैड पर सफल उड़ान भरी। इसके पश्चात मुख्य उपग्रह EOS 06 और 8 नैनो उपग्रह को 2 विभिन्न सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षाओं में स्थापित किया। ठीक, इतना काफ़ी। देखते हैं C54 PSLV C54 द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह कौन कौन से? EOS 6 UR राव उपग्रह केंद्र भारत संबंध एजेंसी, द्रव्यमान 1117 kg। INS 2B UR राव उपग्रह केंद्र भारत 18.28 kg। आनंद फिक्सेल भारत 16.51। थाई बोल्ट संख्या 2 ध्रुव स्पेस भारत 1.45। स्ट्रोकास्ट स्पेस फ्लाइट इंक USA 17.92। US 6 ओशनसेट श्रृंखला में तृतीय पीढ़ी का उपग्रह है। EOS 06 का पूरा नाम भू अवलोकन उपग्रह 6 है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6। EOS 6 समुद्र के रंग संबंधी आंकड़ों समुद्री सतह के तापमान तथा पवन गति संबंधी आंकड़ों का प्रक्षेपण करेगा, जिनका उपयोग समुद्री विज्ञान, जलवायु तथा मौसम विज्ञान संबंधी अनुग्रहों पर किया जाएगा। आगे देखते हैं INS 2B इसरो नैनो सैटेलाइट 2B भूटान उपग्रह को इंडिया भूटान सेट नाम से भी जाना जाता है। यह एक नैनो उपग्रह है। यह भारत एवं भूटान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित उपग्रह है। उल्लेखनीय कि इंडिया भूटान सेट भूटान का दूसरा उपग्रह है। ज्ञात है कि अंतरिक्ष में किए जाने वाला भूटान का प्रथम नैनो उपग्रह एक था। आनंद बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष औद्योगिक क्षेत्र का पार्टनरशिप स्टार्टअप कंपनी पिक्सेल द्वारा विकसित उपग्रह है। अब देखते हैं दूसरा, देखते हैं विक्रम यस भारत का पहली निजी प्रक्षेपण यान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 नवंबर 2022 को विक्रम यस रॉकेट, विक्रम हम यस अगर यहाँ देखें तो विक्रम साराभाई और यस से है, आगे आगे आपको पता चलेगा।
रॉकेट का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस रॉकेट का प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के साउंडिंग रॉकेट प्रक्षेपण परिसर से किया गया। मेसर्स स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस रॉकेट को मिशन प्रारंभ के तहत प्रक्षेपित किया गया। निजी क्षेत्रों द्वारा डिजाइन एवं निर्मित किसी रॉकेट का यह भारत में प्रथम प्रक्षेपण था। प्रक्षेपण यान कौन सा है रॉकेट में? मिशन प्रारंभ और क्या? मेसर्स स्काई रूट एरोस्पेस, ये याद रखें। अगला, इस मिशन अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त नोडल एजेंसी द्वारा अधिकृत है। विक्रम एस के बारे में देखते हैं। रॉकेट को बेहद कम समय में प्रक्षेपण के लिए तैयार किया गया। इनमें इसरो के विभिन्न केंद्र यथा सतीश धवन केंद्र, सार ISTRAC, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ये देखिए वही यस है, साराभाई की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विक्रम एस अपने साथ अंतरिक्ष में कुल 3 पेलोड को लेकर गया। इसमें एक विदेशी उपग्रह पेलोड भी है। विक्रम एस अपने साथ में 3 नए उपग्रहों को पेलोड के ले गया। इनका विवरण निम्न होता है। स्पेस किड्स इंडिया चेन्नई, एन स्पेस टेक इंडिया आंध्र प्रदेश, बारजुम्यू आर्मेनिया का। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों। लगभग 2.5 kg वजनी इनसेट के साथ भारत, अमेरिका, UAE, मलेशिया, सिंगापुर तथा मलेशिया, इंडोनेशिया के 100 से अधिक छात्रों द्वारा विकसित किया गया है। स्पष्ट है कि इनसेट एक छात्र उपग्रह है। इसके अतिरिक्त विक्रम एस ने एन स्पेस टेक इंडिया के लक्ष्य से 2 नामक उपग्रह तथा बाइजूएमक्यू स्पेस रिसर्च लैब के क्यूबसैट को प्रक्षेपित किया। विक्रम एस भारत का प्रथम निजी प्रमोचन यान है। इस रॉकेट का विकास अंतरिक्ष औद्योगिक क्षेत्र के एक गैर सरकारी संगठन किया गया। बस इतना है, बहुत ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा और देख लें। द्रव्यमान 550 किलोग्राम, लंबाई 6 मीटर, व्यास 0.375 और अधिकतम गति मैक मतलब वायु की गति से, आवाज़ की गति से 5 गुना ज़्यादा। पेलोड क्षमता 83 किलोग्राम। अब आगे देखते हैं। LVM-3M2 इनवेव इंडिया 1 मिशन। VLM-MK3 एक त्रिवर्णीय प्रक्षेपण यान है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नाम में परिवर्तन कर दिया गया। अब GSLV MK3 को LBM-3 के नाम से जाना जाने लगा। 23 अक्टूबर 2022 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन केंद्र के द्वितीय लॉन्च पैड से LBM-3 को प्रक्षेपण किया गया। अब आगे देखते हैं। इस प्रक्षेपण के तहत कुल 36 उपग्रहों को उनकी कक्षा में निर्धारित कक्षाओं को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। LBM-3 का पहला व्यावसायिक मिशन था 36 OneWeb। यह का पहला उपग्रह मिशन था। यह पृथ्वी की निम्न कक्षा ELO लोबर अर्थ ऑर्बिटल में प्रक्षेपण किया गया। देखते नीचे। लगभग 6 टन वजनी पेलोड के साथ यह किसी भारतीय रॉकेट की पहली उड़ान थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। LBM-3 के साथ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का पहला मिशन था। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। आप आगे देखिए, बहुत हो गया पहला। अब अगला देखते हैं। PSLV C-53 DSEO मिशन 30 जून 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मिशन का प्रक्षेपण किया। कौन सा? PSLV C-53 DSEO। इस मिशन को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के द्वितीय लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया। यह भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अधीन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा पूर्णतः वाणिज्यिक मिशन था। आगे देखते हैं दोस्तों। ये PSLV का 55वां तथा PSLV की कोर अपलोड एलोन संस्करण का 15वां मिशन था। इस मिशन के तहत PSLV C-53 ने सिंगापुर के 3 उपग्रहों को 570 किमी की ऊंचाई वाली वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया। आगे देखें। DSEO NUSAR तथा SCOOP-1 DSEO षष्ठकोणीय आकार का ये भू अवलोकन उपग्रह है। इसरो ने अनुसार इसका वजन लगभग
67 किग्रा है। न्यूसार सिंथेटिक अपार्चर रडार माइक्रो उपग्रह है। इसरो के अनुसार इसका वजन लगभग 155 किग्रा है। यह सिंगापुर का प्रथम स्थानीय रूप से विकसित सिंथेटिक अपार्चर रडार माइक्रोसेट है। इसको स्कूब वन नानयांग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सिंगापुर द्वारा निर्मित एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक उपग्रह है। इसरो के अनुसार इसका वजन 2.8 किग्रा है तथा मिशन PSLV के चौथे चरण का उपयोग स्थित कक्षीय प्लेटफॉर्म के रूप में किया गया। यह प्रथम अवसर है जब PS4 चरण एक स्थिर प्लेटफॉर्म के रूप में पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। यहाँ देखें, ये मिशन के तहत इसरो ने उपग्रह के स्थापित करने के साथ भी रॉकेट के चौथे चरण को सक्रिय रखकर उसकी उपयोगिता का प्रदर्शन किया। मिशन के तहत PSLV C-53 के चौथे चरण को सौर पैनल और लिथियम आयन बैटरी से लैस किया गया ताकि वह उपग्रह की कक्षाओं में स्थापित करने के बाद भी सक्रिय रह सके। आगे देखते हैं। ये DSAT-24 का सफल प्रक्षेपण 23 जून 2022 को एरियन स्पेस द्वारा संचालित एरियन 5 रॉकेट मिशन VA257 का प्रक्षेपण कोरू फ्रेंच गुआना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से किया गया। ये पुराना है तो हम पुराना ज़्यादा नहीं देखेंगे, यहाँ देखते हैं। इतना पुराना, अच्छा एक और पढ़ लेते हैं। SSLV की प्रथम उड़ान 7 अगस्त 2022 को SSLV की प्रथम विकासात्मक उड़ान जो संपन्न हुई सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पे। आगे देखते हैं अद्यतन तकनीकियों प्रौद्योगिकी। अब इसमें देखते हैं एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। ये कहाँ? 21 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया। ये टेलीस्कोप उत्तराखंड स्थित आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान के देवस्थल वेधशाला परिसर में स्थापित किया गया। कहाँ किया गया? ये देखें उत्तराखंड के नैनीताल में। बस इतना ही ज़रूरी है। एक और देख लेते हैं कौन। ये टेलीस्कोप 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 2450 मीटर। अब आगे वर्ल्ड एयर क्वालिटी 2022 14 मार्च 2023 को स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQ एयर द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 को जारी कर दिया है। WAQR 2022 131 देशों के साथ के 23 शहरों के PM 2.5 आंकड़ों पर आधारित है। इसमें क्या हुआ है? कोई आंकड़े हैं? हाँ ये देखते हैं आप, बस उधर नहीं, मतलब शहर कौन सा है, इसकी सांद्रता कितनी है। तारकेश्वर पश्चिम बंगाल 0.9 PM, डिगबोई असम 1.4, अलादू तमिलनाडु 2.7, कट्टुपल्ली तमिलनाडु 2.8। ऐसा है। आगे देखते हैं बेंगलुरु मेथनॉल मिश्रित ईंधन से चलने वाली बसों का अनावरण। ये इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे अनावरण हुआ? मेथनॉल मिश्रित ईंधन से चलने वाली बसों का अनावरण 12 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में MD-15 मतलब मेथनॉल बसों का अनावरण किया। MD-15 ऐसी बसें जो मेथनॉल 15% और डीजल मिश्रित ईंधन द्वारा संचालित होती हैं। इस अवसर पर 100% मेथनॉल M100 द्वारा संचालित होने वाले ट्रक को भी लॉन्च किया गया। ये था इम्पोर्टेंट। कहाँ पे? तो ये है बेंगलुरु में मेथनॉल वाली बस जो चली। देश का पहला वातानुकूलित कंडेंसर 1 मार्च 2023 को झारखंड स्थित उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल संयंत्र में देश के पहले वातानुकूलित कंडेंसर का शुभारंभ किया। बस इतना इम्पोर्टेंट है। 1 मार्च 2023 झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल में देश का पहला वातानुकूलित कंडेंसर को लॉन्च किया। बस आगे देखते हैं बैंडिकूट विश्व का पहला मैला ढोने वाला रोबोट। फरवरी 2023 में केरल सरकार ने विश्व के पहले मैला ढोने वाले रोबोट बैंडिकूट का अनावरण किया। बैंडिकूट को गुरुवायूर
सीवरेज परियोजना के तहत शामिल किया गया। इसके तहत ही केरल मैनहोलों की सफाई हेतु रोबोटिक्स तकनीक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। तो इम्पोर्टेंट है, देश का पहला राज्य केरल का 3 4 5 6 जगहों पे कि पहला स्थान है देश में, हर चीज़ों में वो आगे रहता। आगे आगे देखें, बैंडिक्यूट का विकास जेनरोबोटिक्स इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड केरल द्वारा किया गया। बस इतना ही। हाँ, गौरतलब बैंडिक्यूट ने संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्य एसडीजी में से 9 को पूरा करता है, जो निम्न होते हैं। ये है जो पूरा करता है नवाचार, उद्योग नवाचार और आधारभूत संरचना नवा पूरा करता है। आगे देखते हैं, विश्व की प्रथम सैंड बैटरी जून 2022 को फिनलैंड के कांकानापा शहर में विश्व की प्रथम सैंड बैटरी की गई है, स्थापित की गई है। कहाँ पे की गई, बस इतना याद रखें, जून 2022 में। कहाँ, तो शहर की विश्व की प्रथम सैंड बैटरी कहाँ, तो फिनलैंड में। बस इतना ज़रूरी है। 108वीं भारतीय कांग्रेस विज्ञान कांग्रेस 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3 से 7 जनवरी 2023 के मध्य राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर में किया गया। कहाँ किया गया, ये इम्पोर्टेंट है। और उस यूनिवर्सिटी का क्या नाम है, ये 2 चीज़ें जब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और भी 2-3 चीज़ें बताएंगे। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का केंद्रीय विषय जो था वो क्या था, महिला सशक्तिकरण सहित सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद द वुमेन एम्पावरमेंट। आगे देखते हैं, इस वर्ष भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना ने किया। ये इम्पोर्टेंट है, ये अध्यक्ष पूछता है कि अध्यक्षता किसने की, नरेंद्र मोदी जी दे देगा उसमें, या ऐसा कोई नाम दे देगा जिससे हम लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे। तो किसने की अध्यक्षता, डॉक्टर विजय लक्ष्मी, शायद वहाँ की वाइस चांसलर होंगी। विजय लक्ष्मी सक्सेना द्वारा की गई, जो भी है चांसलर हो सकते हैं वहाँ के। ये देखें, उल्लेखनीय यथा एनाथ के वर्ष 2009 में भारतीय मूल के वेंकटरमन रामकृष्णन एवं थॉमस ए स्टीज के साथ संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था इनको। आगे देखते हैं, यदा यूनाथ नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम इजरायली महिला हैं। एक मिनट है, इजरायली क्रिस्टल वैज्ञानिक यदा यूनाथ एकमात्र ऐसी नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक थी जिन्हें 108वीं भारतीय कांग्रेस में प्रतिभाग किया। ये अच्छा यहाँ से पूछा गया था। आगे देखते हैं, यहाँ पे जनजाति विज्ञान कांग्रेस का आयोजन पहली बार किया गया। जनजाति विज्ञान कांग्रेस का आयोजन इसमें किया गया। किसान विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री राही बाई सोमा पोपेरे उपस्थित रही, जिन्हें देश भर में बीज माता के रूप में जाना जाता है। आगे देखें, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना एक बेंगलुरु में शुरू हुई थी। ये देखेंगे 3 जनवरी 2023 को भारत द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना की शुरुआत की गई। इस परियोजना की शुरुआत गुजरात के सूरत से की गई। कहाँ से की गई, 2 चीज़ें, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण, बस इतना याद रखें, 3 जनवरी। और कहाँ शुरू की गई, तो गुजरात के सूरत से। बस इतनी ज़रूरत है पढ़ने की। आगे देखिए, जम्मू एवं कश्मीर में पहली बार लिथियम की खोज 9 फरवरी 2023 को कहाँ की गई, रियासी जिले के सैलाल हैमाना क्षेत्र में की गई। बस अगर इसकी क्वांटिटी देखें 5.9 मिलियन टन। 9 फरवरी जम्मू कश्मीर, लिथियम, रियासी जिले, सलाल हैमाना, 5.9 मिलियन टन। बस इतना ज़रूरी है। सर्वाधिक लिथियम कहाँ है, ये देख लें, ऑस्ट्रेलिया में 55,416, कुल का 52.3, चिली 26,000, चीन 14,000, अर्जेंटीना
5967, ब्राज़ील 1500, जिम्बाब्वे 1200। आगे देखते हैं, भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र ये कहाँ है? भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण सुविधा को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थापित किया गया, तिरुपति में। आगे, एशिया का सबसे बड़ा CBG संयंत्र 18 अक्टूबर 2022 को भारत में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया। ये कहाँ किया गया देखते हैं, ये पंजाब के संगरूर में स्थित है। कहाँ? पंजाब के संगरूर में स्थित। ये एशिया का सबसे बड़ा CBG संयंत्र कहाँ है? पंजाब के संगरूर में। बस इतना ही। आगे देखते हैं, फ्रंटियर विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर। अब ये 15 नवंबर 2022 को विश्व के द्रुततम मतलब सुपर फास्ट कंप्यूटर की टॉप 500 सूची में जारी की गई। यह इस सूची का 60वां संस्करण था। इस नवीनतम सूची में अमेरिका के सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर, ये फ्रंटियर याद रखें, फ्रंटियर याद रखें, फ्रंटियर याद रखें और यूएस याद रखें। और भारत का देखते हैं कोई है तो उसे भी याद करेंगे। सूची में सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर को विश्व का द्रुततम सुपर फास्ट कंप्यूटर घोषित किया गया। वास्तव में विश्व का पहला एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर का HPL स्कोर 1.102 एक्सा फ्लैक्स है। अब देखें टॉप सूची में से सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं ये देखते हैं। फ्रंटियर अमेरिका, फुगाकू जापान, लूमी फिनलैंड तीसरे नंबर पे। भारत का कोई है कि नहीं? भारत का इसमें 10 में कोई नहीं है। आगे देखते हैं, बस उतना ही। भारत के बारे में भी थोड़ा देख लें। सुपर कंप्यूटर परम अनंत 30 मई 2022 को IIT गांधीनगर में सुपर कंप्यूटर परम अनंत को स्थापित किया गया। परम कामरूप 13 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IIT गुवाहाटी में परम कामरूप नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया। ये पूर्वोत्तर का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। कौन है? परम कामरूप। कामरूप जिला है असम का, ये भी देखते चलेंगे, कामरूप उसी के नाम पे। आगे देखते हैं, अब भारत का सुपर कंप्यूटर कौन कौन सा है? परम पोरुल NIT तिरुचिरापल्ली, परम प्रवेग IS इंडियन क्या नाम इसका IISc। अगला परम गंगा IIT रुड़की, परम शिवाय IIT BHU, परम शक्ति IIT खड़गपुर, परम ब्रह्मा IISER पुणे। तो ये था यूरोप का प्रथम एक्सास्केल सुपर कंप्यूटर। ये कौन सा? 15 जून 2022 को यूरोप SPL जू। कौन सा है? जुपिटर है, जुपिटर। आगे देखें, भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत। भारत में 5G सेवा का शुरुआत किया गया 1 अक्टूबर 2022 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 1 अक्टूबर 2022 कहाँ से शुरुआत किया गया 5G? नई दिल्ली में 5 मोबाइल नेटवर्क की सेवा की शुरुआत की। आगे, इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने छठी इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 का भी उद्घाटन किया। ये इम्पोर्टेंट है। कहाँ से किया? 1 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली से। आगे, पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस 21 अगस्त 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का लॉन्च किया। कहाँ से किया? इस बस का विकास वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद CSIR तथा पुणे स्थित कंपनी KPIT लिमिटेड द्वारा किया है। आगे देखें, 2G इथेनॉल संयंत्र 10 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा के सोनीपत में 2G इथेनॉल संयंत्र कहाँ? हरियाणा के सोनीपत में। बस इतना इम्पोर्टेंट है। आगे देखें, प्रधानमंत्री जीवन योजना, ये नहीं। आगे देखें, अनाज आधारित देश का पहला इथेनॉल संयंत्र अप्रैल 2022 में बिहार के पूर्णिया जिले में अप्रैल 2022 में प्रथम ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया था। नहीं, अप्रैल में नहीं हुआ था,
ये यूपी बीपीएससी का जिस दिन एग्ज़ाम था उसी दिन हुआ था, 8 मई को हुआ था उद्घाटन। बीपीएससी 67 पहला जब एग्ज़ाम हुआ था प्री का उसी दिन पूर्णिया में हुआ था, अप्रैल नहीं मई होगा। अगला देखें, नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलोल गुजरात में नैनो यूरिया का संयंत्र का उद्घाटन किया है। नैनो यूरिया कहाँ? तो कलोल में, गुजरात के कलोल में 2022, 28 मई 2022। आगे देखें, ये छोटा छोटा केवल एक लाइन, वन लाइनर क्वेश्चन पूछेगा इसमें और कुछ नहीं। नैनो यूरिया भारतीय प्रक्षेप वो हो गया, ज़्यादा नहीं। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक और जैव औद्योगिक पार्क 28 मई 2022 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उत्तर भारत के प्रथम औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया? ये पार्क कठुआ जिला जम्मू कश्मीर में किया गया। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ? 28 मई 2022 कठुआ जिला। कठुआ जिला जाते ही जम्मू कश्मीर का नाम आ जाएगा। आगे देखें, शरीर एवं स्वास्थ्य विषयक वैज्ञानिक गतिविधियाँ। ऐसे वन लाइनर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिटेल, अदरवाइज वन लाइनर, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, जैसा पूछता वैसा पढ़ना। आगे देखते हैं, अजरबैजान और तजाकिस्तान मलेरिया मुक्त। मार्च 2023 में विश्व का स्वास्थ्य संगठन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने अजरबैजान और तजाकिस्तान को मलेरिया मुक्त कर दिया। ये दो देश याद करें, मार्च में किया तो बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश PCS के लिए। अजरबैजान, आर्मेनिया अजरबैजान का झगड़ा चलता ही रहता है। और तजाकिस्तान सबसे बड़ा मध्य एशियाई देश है। ये सभी स्थानों में तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और जो भी तान है, पांचों तान में सबसे बड़ा है ये तजाकिस्तान। आर्मेनिया अजरबैजान का झगड़ा चलता है, तो वहाँ से याद कर ले इसको। अगला, ये देखें, भारत के बारे में कुछ दिया हुआ। भारत जो है मलेरिया मुक्त कब होगा, इसके बारे में थोड़ा सा करके मिलता है तो पढ़ना पड़ेगा। देखते हैं, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि आज है, आज ही तो 25 अप्रैल प्रतिवर्ष मनाया जाता है। WMD 2023 का थीम है, मतलब आज 25 मार्च है, 25 अप्रैल है आज। तो टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेटेड, इम्प्लीमेंट, ये याद रखें मलेरिया दिवस का। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022, 8 दिसंबर 2022 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व मलेरिया रिपोर्ट जारी किया। गौरतलब हो कि वर्ष 2021 में वैश्विक स्तर पर 247 मिलियन मलेरिया के मामले दर्ज किए गए। इसके अतिरिक्त वर्ष 2021 में वैश्विक स्तर पर लगभग 6,19,000 लोगों की मलेरिया से मृत्यु हो गई। दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के कुल मामलों में भारत 79% की जिम्मेदार है। भारत की भागीदारी हर चीज़ में बहुत ज़्यादा रहती। जीवन विज्ञान के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष 10 नवंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जीवन विज्ञान संबंधी आंकड़ों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष राष्ट्र को समर्पित किया। आगे देखते हैं, भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल 21 सितंबर 2022 को भारत के उच्च रक्तचाप के विरुद्ध किए गए प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। ये पुरस्कार भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल को प्रदान किया गया है। इस पहल को 2022 को UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स एंड द WHO स्पेशल प्रोग्राम ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल IHCI को नवंबर 2017 में लॉन्च किया था। बस इतना ही। आगे देखें, मंकी पॉक्स अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल 23 जुलाई 2022 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स के वर्तमान वैश्विक प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया। तो बस इतना ही, मंकी पॉक्स। आगे मंकी पॉक्स विषाणु के संक्रमण से होने वाला एक दुर्लभ रोग है। ये एक जूनेटिक रोग है, अर्थात ऐसा रोग जो पशुओं से मनुष्य से प्रसारित होता है। जूनेटिक मतलब
जो पशुओं से मानव में जाता है। मंकी पॉक्स विषाणु पॉक्सी वीरिडे परिवार में आर्थ्रोपॉक्स वायरस प्रजाति का सदस्य है। आगे मंकी पॉक्स नहीं। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान 9 सितंबर 2022 को भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य देश में 2025 तक टीबी का उन्मूलन करना। भारत का उद्देश्य 2025 तक टीबी का उन्मूलन करना, जबकि संयुक्त राष्ट्र का 2030 का टारगेट है। आगे देखते हैं अगला। प्रथम स्वदेशी QHPV टीका 1 सितंबर 2022 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने भारत के प्रथम स्वदेशी QHPV टीके के वैज्ञानिक पूरण की घोषणा की। देखते हैं कैसे। यह टीका महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम हेतु कारगर सिद्ध होगा। इस टीके का नाम सर्वावेक है। क्या नाम है? सर्वावेक है। इस टीके का विकास सीरम इंस्टीट्यूट है, जिसने कोरोना का एक टीका बनाया था, उसी इंस्टीट्यूट ने इसको विकसित किया है। आगे देखते हैं। WHO के अनुसार विश्व भर में महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले कैंसर के मामले में सर्वाइकल कैंसर का चौथा स्थान है। सर्वाइकल कैंसर भारत में दूसरे सबसे अधिक होने वाला कैंसर। सर्वाइकल कैंसर ज़्यादातर मामलों के लिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस उत्तरदायित्व है। आगे देखिए। लंपी प्रोपैक टीका 10 अगस्त 2022 को स्वदेशी टीका लंपी प्रोपैक को लॉन्च किया गया। लंपी प्रोपैक टीका का नाम क्या है? लंपी प्रोपैक। आगे देखते हैं। इधर कुछ नहीं, आगे देखते हैं। अद्यतन पर्यावरण विज्ञान। अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय बाघ आकलन के 5वें चक्र के परिणाम जारी किए। इन परिणामों को स्टेट्स ऑफ टाइगर्स 2022 नामक रिपोर्ट में संकलित किया गया। नवीनतम बाघ गणना के परिणाम दर्शाते हुए 2022 में भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 3167 पहुँच गई है। उल्लेखनीय कि इसके पूर्व 2018 भारत में बाघों की संख्या 2967 थी, 200 बाघ बढ़े हैं। इस प्रकार 2018 से 2022 के मध्य भारत में बाघों की संख्या में 6.74% की वृद्धि की गई। उल्लेखनीय कि नवीनतम गणना के तहत 1 वर्ष से अधिक आयु के कुल 3080 व्यक्तिगत बाघों के चित्र खींचे गए। अभी 9 अप्रैल को जारी हुआ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं इसको डिवाइड कैसे किया गया। ये जोन में डिवाइड करें कितना कितना है। शिवालिक की पहाड़ियों गंगा का मैदान क्षेत्र में 804 बाघ हैं। मध्य भारतीय क्षेत्र में पूर्वी घाट पर 1161 बाघ हैं। पश्चिमी घाट क्षेत्र में 824 बाघ हैं। उत्तर पूर्वी पहाड़ियों ब्रह्मपुत्र का मैदान में 194 बाघ हैं। सुंदरबन में 100 बाघ हैं। भारत में ऐसे हैं जो चित्र खींचे गए, उनकी बात है। आगे देखिए थोड़ा। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्व 1 अप्रैल 1973 को भारत सरकार द्वारा बाघ के संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व में अपनी तरह की सबसे बड़ी प्रजाति संरक्षण पहल है। 1 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण हो गए। 1 अप्रैल को पूर्ण हुए। ठीक है, आगे देखते हैं। कार्बन तटस्थता का अर्थ किसी व्यक्ति, कंपनी या देश के यहाँ देते हैं। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज भारत का पहला कार्बन तटस्थ पावर एक्सचेंज हो गया। कौन? 14 दिसंबर 2022 को इंडियन एनर्जी एक्सचेंज कार्बन तटस्थ पावर एक्सचेंज घोषित किया गया। ये कार्बन तटस्थ घोषित होने वाला भारत का पहला पावर एक्सचेंज है। कौन पावर एक्सचेंज है? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, भारत का पहला कार्बन तटस्थ। आगे देखते हैं। कार्बन तटस्थता का मतलब क्या है? किसी व्यक्ति, कंपनी या देश को कार्बन तटस्थ के रूप में जाना जाएगा यदि वो अपनी दिन प्रतिदिन की गतिविधि द्वारा वायुमंडल में युक्त की जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को उसके द्वारा वायुमंडल से अवशोषित या हटाई जाने वाली CO2 की मात्रा से संतुलित कर देते हैं। मतलब जितना हम प्रोड्यूस करते हैं उतना हम उसका कंज्यूम कर लेते हैं, तो ये मतलब इक्वल होगा, तो उसे कार्बन तटस्थ माना जाएगा। न लेना
कार्बन मतलब रिलीज करना। नीलगिरी तहर परियोजना 28 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु ने अपने राजकीय पशु नीलगिरी तहर के संरक्षण हेतु नीलगिरी तहर परियोजना को मंजूरी दी। यह भारत में इस प्रकार की पहली परियोजना है। इस परियोजना को 5 वर्षों 2022-27 तक अवधि के लिए लागू किया गया। नीलगिरी तहर के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे, भारत में चीते का पुनर्वास 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंगली चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में रहने के लिए मुक्त कर दिया। इन चीतों को नामीबिया से लाया गया है। जिन 8 चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया उनमें 5 मादा चीते 3 नर चीते शामिल हैं। उल्लेखनीय कि वह 1952 में देश में विलुप्त हो चुके चीते की लगभग 7 दशकों बाद भारतीय भूमि पर वापसी हुई है। अब आगे भी आया है। इसी क्रम में 18 फरवरी को 2023 को दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रहने के लिए मुक्त कर दिया गया। इसमें कितने मादा हैं कितने नर हैं इसके बारे में डिटेल नहीं दिया है। आगे देखते हैं थोड़ा। चीता विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय स्तनधारी है। IUCN के अनुसार विश्व में वयस्क चीतों की कुल ज्ञात संख्या लगभग 6517 अनुमानित है। अफ्रीकी महाद्वीप में चीतों की आबादी मुख्यतः नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका एवं बोत्सवाना आदि में पाई जाती है। विश्व में किसी भी देश के संदर्भ में चीतों की सबसे ज़्यादा संख्या नामीबिया में है। इस कारण इसे द चीता कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। तो किसे कहते हैं? नामीबिया। आप मैप में देखेंगे तो नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना एक ही पास में। वहाँ की क्लाइमेट वैसी है इसलिए वहाँ रहते हैं। वैश्विक स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में चीतों की सुभेद वेलनरेबल की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, जबकि एशियाई चीता जिसका अस्तित्व अब केवल ईरान में ही है गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। वर्ष 1952 में भारत सरकार ने चीते को भारत में विलुप्त घोषित कर दिया था। कब कर दिया था ये पूछा जा सकता। 52, 53, 55 कब कर दिया गया था? तो 1952 में कर दिया गया था। आगे, महेंद्रगिरी पहाड़ी जैव विविधता विरासत स्थल 25 नवंबर 2022 को उड़ीसा सरकार ने एक अधिसूचना के माध्यम से महेंद्रगिरी पहाड़ी को जैव विविधता पर विरासत स्थल घोषित किया है। यह उड़ीसा का द्वितीय जैव विविधता विरासत स्थल है। मंदसौर उड़ीसा का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल है। उड़ीसा का प्रथम कौन है? मंदसौर, कंधमाल जिला। 12 मार्च 2019 को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था। आगे देखें, बाद में घोषित जैव विविधता विरासत स्थल कुल 36 है। उत्तर प्रदेश से कितने? उत्तर प्रदेश से देखते हैं। उत्तर प्रदेश से 1 है। घड़ियाल पुनर्वास केंद्र लखनऊ 1 है। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र 26 अक्टूबर 2022 को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार 2 भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया। इसमें कौन से 2 तट हैं? थुंडी तट मिनिकॉय तथा कदम तट, ये दोनों तट लक्षद्वीप में स्थित हैं। अब तक ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त 12 भारतीय समुद्री तट हैं। इसमें कौन कौन से? शिवराजपुर गुजरात, घोघला दीव दमन एवं नगर हवेली, पदुबिद्री कर्नाटक, कासरकोड कर्नाटक, कप्पड़ केरल, कोलम तमिलनाडु, ईडन पुडुचेरी, रूसीकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन उड़ीसा, राधानगर स्वराजद्वीप अंडमान निकोबार, थुंडी तट लक्षद्वीप, कदम तट लक्षद्वीप। ब्लू फ्लैग क्या होता है इसे देखते हैं। फाउंडेशन फॉर द एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा ब्लू फ्लैग सहित कुछ 5 कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। ब्लू फ्लैग समुद्र तटों, बंदरगाहों तथा नौका पर्यटन संचालकों को प्रदान किया जाने वाला विश्व के सर्वाधिक मान्यता प्राप्त इको लेवल में से एक है। मतलब यहाँ इको लेवल इन्वायरमेंट संबंधित जो है संतुलन बहुत अच्छा होता है, इसलिए इसको ब्लू फ्लैग दिया जाता है सर्टिफिकेट। आगे देखते हैं। देश का 53वां बाघ अभयारण्य 19 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रानीपुर बाघ अभयारण्य को गठन की अधिसूचना जारी कर दी। रानीपुर बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में अवस्थित है।
ये देश का 53वां बाघ अभयारण्य होगा। राज्य सरकार द्वारा रानीपुर बाघ अभयारण्य की अधिसूचना जारी करने के पूर्व इस क्षेत्र में 2331 हेक्टेयर क्षेत्र को वर्ष 1977 में रानीपुर वन्यजीव विहार के रूप में अधिसूचित किया गया था। रानीपुर बाघ अभयारण्य उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र है, जिनमें से बाघ, तेंदुआ, स्लोथ, रीछ, चित्तीदार हिरण, सांभर और चिंकारा जैसे जीवों का वास है। इनमें कई प्रकार के पक्षियों और सरीसृप की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व और रानीपुर बाघ अभयारण्य एक दूसरे के करीब स्थित हैं, जो बाघों की आवाजाही के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा है। रानीपुर बाघ अभयारण्य कैसा है? आंतरिक क्षेत्र 230.31 वर्ग किलोमीटर, बफर क्षेत्र 299.05 वर्ग किलोमीटर, संपूर्ण क्षेत्र 529.36 वर्ग किलोमीटर। अब आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित बाघ अभयारण्य, पहला दुधवा, इसको कब घोषित किया गया था? 2010 में। इसका क्षेत्रफल है 2201.77 वर्ग किलोमीटर। दूसरा अमनगढ़ कार्बेट टाइगर रिजर्व 2012 में इसका है 80.60 वर्ग किलोमीटर। तीसरा है, ये 1 जून को किया गया था घोषणा पीलीभीत में, 1 जून 2014 को, जिसका 730.25 वर्ग किलोमीटर। चौथा रानीपुर 2022 में 529.36 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे बड़ा कौन सा? ये है दुधवा वाला। सबसे छोटा कौन सा? अमनगढ़। बाद में बाघ प्रदेश, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है उसमें देखा गया। बाद का पहला सिलेंडर लोरिस अभयारण्य, 12 अक्टूबर 2022 को तमिलनाडु सरकार ने भारत के पहले सिलेंडर लोरिस अभयारण्य के गठन हेतु अधिसूचना जारी की। इसे कदाऊर सिलेंडर लोरिस अभयारण्य के नाम से जाना जाएगा। यह अभयारण्य 11,806 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत होगा। ज्ञात हो कि सिलेंडर लोरिस छोटे निशाचर प्राइवेट नर वानर हैं। ये हो गया। अगला देखते हैं। देश का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व, 31 सितंबर 2022 को तमिलनाडु सरकार द्वारा पाक की खाड़ी में देश का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व घोषित किया है। ये 448 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ। अगला देखें। देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार, 20 सितंबर 2022 को सिक्किम में भारत के अपने तरह के पहले हिमस्खलन निगरानी रडार का उद्घाटन किया। कहाँ? सिक्किम में। अगला तराई हाथी अभयारण्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल में तराई हाथी अभयारण्य की स्थापना हेतु पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। ये हाथी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। ये देश का 33वां हाथी अभयारण्य, जबकि उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी अभयारण्य होगा। तराई हाथी अभयारण्य का स्थापना 3072.36 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल में की गई है। ये हाथी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के 4 जिलों लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत तथा शाहजहांपुर में विस्तृत है। साथ ही पीलीभीत बाघ अभयारण्य, दुधवा बाघ अभयारण्य, किशनपुर पक्षी अभयारण्य, करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य, दुधवा बफर जोन तथा दक्षिण खीरी वन प्रभाग जोन के वन क्षेत्रों का विस्तृत है। अब टोटल कितने बाघ अभयारण्य? 33वां। अब देखें उत्तर प्रदेश में दूसरा है, तो पहला कौन था? उत्तर प्रदेश का पढ़ना जरूरी है। उत्तर प्रदेश हाँ, उत्तर प्रदेश हाथी अभयारण्य। उत्तर प्रदेश पहला कब था? 2009 में हुआ था, 74 वर्ग किलोमीटर का, लेकिन है कहाँ का ये नहीं पता। तराई हाथी अभयारण्य ये पीलीभीत और लखीमपुर खीरी बहराइच का और शाहजहांपुर का। आगे देखिए। 3 हिमालयी पौधे IUCN की लाल सूची में शामिल। ये 3 पादप प्रजातियां हैं, मीजोट्रोपिक्स पेलिटा, फ्रिटेलोरिया सिरहोसा, डैक्टाइलेलोरियाजा हतागिरिया, ये 3 है। भारत के 75 रामसर स्थल, 13 अगस्त 2022 को केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत की 11 आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया। इसमें देखते हैं क्या है।
75 वर्ष में 75 हो गई है। इन स्थलों के अंतर्गत देश का कुल 13,26,677 हेक्टेयर क्षेत्र आच्छादित है। इनमें नए 11 स्थलों में तमिलनाडु में 4, उड़ीसा में 3, जम्मू कश्मीर में 2, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में 1 है। उल्लेखनीय भारत में रामसर स्थलों की संख्या तमिलनाडु में 14 सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश में 10 है। रामसर स्थलों की संख्या के संदर्भ में उत्तर प्रदेश 10 है, देश में दूसरे स्थान पर है। इन 11 नई आधारभूमियों के विवरण निम्नलिखित है। तम्पारा झील, यह झील उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है। हीराकुंड, ये नहीं पढ़ना, आगे देखते हैं। कुल 75, भारत में 10 है, सॉरी उत्तर प्रदेश में 10 का हमने पढ़ा दिया है। हमारी नॉलेज कैरियर एकेडमी पर रामसर साइट दिया हुआ, उस पर हमने पढ़ा दिया पूरे 10 के 10 कहाँ हैं उसके बारे में बता दिया गया। आप लोग नॉलेज कैरियर एकेडमी पे रिकॉर्डिंग वीडियो पे जाके रामसर साइट देख सकते हैं, उसमें 10 जो है साइट उसको पढ़ाया गया। ये एक बार और पढ़ा देते हैं फिलहाल। ऊपरी गंगा नदी ब्रज घाट से लेके आपका जो ब्रज घाट से बिजनौर तक का, हैदरपुर आर्द्र भूमि, बखीराज वन्यजीव अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य, पार्वती गंग आर्गा पक्षी अभयारण्य, समान पक्षी अभयारण्य, सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य, सांडी पक्षी अभयारण्य, हरदोई, नवाबगंज अभयारण्य, ये उन्नाव, सरसई नावर झील इटावा, ब्यास संरक्षण रिजर्व, हरिके सरसई नावर तक है, उत्तर प्रदेश में 10 है। तो हमें उत्तर प्रदेश का पढ़ना है। आगे देखते हैं। विश्व की पहली फिशिंग कैट गणना 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर चिल्का द्वारा विकसित चिल्का लेक द्वारा जारी एक वक्तव्य के अनुसार उड़ीसा स्थित चिल्का झील में कुल 176 फिशिंग कैट हैं। अब बस इतना, आगे देखते हैं। देश का 52वां बाघ अभयारण्य 16 मई 2022 को राजस्थान द्वारा रामगढ़ विषधारी को, अब 53वां हो गया है रानीपुर, तो 52वां का इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे रक्षा विज्ञान, पनडुब्बी रोधी पोत एंड्रोथ लॉन्च 31 मार्च 2023 को भारतीय नौसेना का पनडुब्बी रोधी पोत एंड्रोथ कोलकाता में हुगली नदी में लॉन्च किया गया। कहाँ लॉन्च किया गया, बस इतना। 31 मार्च 2023 को भारतीय नौसेना की रोधी पोत एंड्रोथ कोलकाता में हुगली नदी में लॉन्च किया गया। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में स्थित एंड्रोथ द्वीप को दिए जाने वाले रणनीतिक समुद्री महत्व को दर्शाने के लिए इस पोत का निर्माण किया गया है। आगे देखें। INS वागीर नौसेना में शामिल। तेईस जनवरी 2023 को स्कॉर्पियन श्रेणी कलबारी श्रेणी की 5वीं स्टील्थ पनडुब्बी INS वागीर को मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया। वागीर 5वां है प्रोजेक्ट 75 के तहत मुंबई में शामिल कर दिया गया। INS वागीर पश्चिमी नौसेना कमान में पनडुब्बी बेड़े का अंग होगी। INS वागीर नामकरण हिंद महासागर के गहरे क्षेत्र में पाई जाने वाली एक परभक्षी सैंड शार्क का नाम पर किया गया। अब इसमें 5 है कलवारी, इसमें देखते हैं। स्कॉर्पियन श्रेणी की पहली पनडुब्बी INS कलवारी है, जिसे दिसंबर 2017 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। आगे देखते चलें कितनी पनडुब्बियाँ, 5 क्या क्या नाम है। INS कलवारी, फिर INS खंदेरी 2, INS करंज 3, INS वेला 4, ये बागीर है, और फिर बक्सीर आएगा। बक्सीर एक बार रिवीजन कर लें कौन कौन सा है। INS कलवारी, INS खंडेरी, INS करंज, INS बेला, INS बागीर मतलब ये 5 हो गई। अब बक्सीर आएगा, देखते हैं, हो सकता है इसमें दिया भी हो आगे। बक्सीर आएगा 6ठा, हाँ ये दिया है। स्कॉर्पियन श्रेणी की 6ठी और अंतिम पनडुब्बी INS बागसीर वर्तमान में परीक्षण के चरण में है। इन सभी पनडुब्बियों का निर्माण मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा फ्रांस के मेसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से प्रोजेक्ट 75, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट 75 के तहत किया जा रहा है। अब देखें, एक बार रिविजन करते चलें फिर। INS कलवारी, INS
कलवारी के बाद में क्या है, खंदेरी, INS करंज 3 और INS बेला 4, INS बागीर 5, INS बागसीर 6। ये है, करंज से याद कर ले। स्काई हॉक भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन। जनवरी 2023 में भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन स्काई हॉक के विकास की घोषणा की गई है। इस ड्रोन का विकास स्टार्टअप IG ड्रोन द्वारा किया गया है। बस इतना ही। पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण। 15 जून 2022 को भारत के सतह से सतह पर मार करने वाली लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण किया गया है। परीक्षण एकीकृत परीक्षण की रेंज चांदीपुर उड़ीसा से किया गया। अब इसकी मारक क्षमता कितनी है ये देखना पड़ेगा। परीक्षण, इस मिसाइल का रात्रिकालीन परीक्षण था। 10 जनवरी 2023 को ITR चांदीपुर से पुनः पृथ्वी सेकंड का परीक्षण संपन्न किया गया। इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी होगी, याद तक पृथ्वी सेकंड मिसाइल का परीक्षण 27 जनवरी 1996 को किया गया था, प्रथम परीक्षण। ये या तक लघु दूरी में बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज लगभग 1000 किलोमीटर से कम है। पृथ्वी सेकंड की मिसाइल अर्थात रेंज 250 से 350 किमी के बीच है। ये मिसाइल 500 से लेकर 1000 किग्रा का पेलोड ले जा सकती है। INS मोरमुगांव भारतीय नौसेना में शामिल। आगे INS मोरमुगांव भारतीय वायुसेना में शामिल। आगे देखते हैं। 18 दिसंबर 2022 को मुंबई स्थित सैनिक पोतगाह में भारतीय नौसैनिक पोत इंडियन नेवल शिप INS मोरमुगांव D67 को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। इसके बारे में देख लें, ये शामिल हुआ। तो गौरतलब है कि INS मोरमुगांव परियोजना 15B कलवारी कौन सा था, प्रोजेक्ट 75, और ये कौन है परियोजना 15B। इसमें कन्फ्यूजन होता, देखिए नौसैनिक से वो भी संबंधित है, पनडुब्बी से वो भी संबंधित है। इसमें 75 प्रोजेक्ट और 15B, इन सब चीज़ों में ध्यान देना। 15B के तहत निर्मित दूसरा युद्धपोत है। P-15B के तहत निर्मित किए जा रहे 4 पोतों का विवरण निम्नलिखित है। INS विशाखापट्टनम, ये कब लॉन्च हुआ था, 21 नवंबर 2021 को। INS मोरमुगांव, ये 28 दिसंबर 2022 को। अब कौन सा बचा, INS इम्फाल, INS सूरत। अब इम्फाल मतलब मेघालय की राजधानी बची है और गुजरात का शहर बचा है, बाकी हो चुका है। विशाखापट्टनम हो चुका, मोरमुगांव हो चुका, गोवा हो चुका, आंध्र प्रदेश हो चुका। बचा कौन है, मणिपुर बचा है, मेघालय बचा है, मेघालय शिलांग नहीं, मणिपुर बचा, इम्फाल मणिपुर बचा है, सॉरी मणिपुर बचा है, और गुजरात का सूरत बचा, इम्फाल मणिपुर की राजधानी। आगे P-15B के पोत को विशाखापट्टनम से की विध्वंसक युद्धपोतों के नाम से जाना जाता है। INS मोरमुगांव की भारतीय नौसेना की इन हाउस संगठन में वारशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है। आप देखें आगे, इसकी स्पीड कितनी, 30 नॉटिकल मील। इस पोत की कुल लंबाई 163 मीटर और चौड़ाई 17 मीटर। इसका थोड़ा और देख लिए, ये लगभग 75% स्वदेशी उपकरण से निर्मित है। आगे देखिए, प्रचंड हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर। 3 अक्टूबर 2022 को हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स को शामिल कर दिया गया। LCH की IF में तैनाती हेतु जोधपुर राजस्थान में आयोजित औपचारिक समारोह की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। देखते हैं, लास्ट पेज में और देख लेते हैं। इस हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को प्रचंड नाम दिया गया है। LHC 5.8 टन श्रेणी का एक हेलीकॉप्टर, लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया। यह पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। यह हेलीकॉप्टर 2 शक्ति इंजनों द्वारा चालित है, जिसका विकास संयुक्त रूप से हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड तथा फ्रांस के सैफ्रान समूह द्वारा किया गया। यह हेलीकॉप्टर 268 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज 550 किमी है। इस हेलीकॉप्टर में उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव की तकनीकी विशेषताएं शामिल हैं। अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण।
ये देखिए अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण 21 अक्टूबर 2022 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा नई पीढ़ी की परमाणु क्षमता युक्त मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल का नाम अग्नि प्राइम है। यह सफल परीक्षण उड़ीसा के बालासोर स्थित डॉक्टर अब्दुल कलाम APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। अग्नि श्रेणी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों का आधुनिक संस्करण है। इसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक है। ये एक कनस्तरीकृत मिसाइल है जिसे रोड एवं रेल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। ये एक दीर्घचरणी मिसाइल है जिसका वजन 23 से 25 टन है। आखिरी देखते हैं INS तारागिरी का जलावतरण 11 सितंबर 2022 को प्रोजेक्ट 7A। अभी तक हम लोग कितने प्रोजेक्ट पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर लेते हैं। जो कलवारी श्रेणी है वो प्रोजेक्ट 75 है, ठीक, प्रोजेक्ट 75 है। और कौन है, और एक था हमोर मुगाओ जो है ये है प्रोजेक्ट 15B। और हम अब पढ़ें कौन सा, INS तारागिरी, ये है प्रोजेक्ट 17A। तो हम लोग 3 प्रोजेक्ट पढ़ चुके। और निर्मित युद्धपोत INS तारागिरी का मुंबई में जलावतरण किया गया। INS तारागिरी का निर्माण मुंबई में मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया। इसका नाम उत्तराखंड के गढ़वाल स्थित हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया, INS तारागिरी। थोड़ा सा देख लेते हैं। P-71 के तहत पोतों की सूची जिसका जलावतरण किया जा चुका है। नीलगिरी MDM 28 सितंबर 2019, उदयगिरी 17 मई 2022, तारागिरी 11 सितंबर 2022, हिमगिरी GRI के तहत 12 दिसंबर 2020, दूनागिरी 15 जुलाई 2022। तो ये कुछ था दोस्तों नॉलेज के रिलेटेड में पैसे रिकॉर्डिंग क्लास आपको मिलेगा। और जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ाएंगे दोस्तों, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लाइन बाय लाइन कुछ पूछा जाता है, कुछ डिटेल में पूछा जाता है। तो जो पूछा जाता है दोस्तों वही पढ़ाएंगे हम। और नॉलेज के रिलेटेड में अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, क्योंकि नॉलेज के अकेडमी अपने युवा अवस्था में अब इसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आप लोगों पे है। तो दोस्तों आपका सहयोग की अपेक्षा की जाती है। कंटेंट को पढ़ें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।